सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे, और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी सीएए के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारत ने सदा ही मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसमें हमें कभी कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी ये परंपरा है, संस्कृति, इन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी सिखाया, संस्कार भी दिया। और मान्यवर, दुनिया भर में सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी और भारत से आए हुए प्रवासी, इनके दुनिया को समृद्ध करने के जो कंट्रीब्यूशन करने का जो रिकॉर्ड है, शायद ही कोई देश का होगा। मान्यवर, हेनसांग आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का अभ्यास कर चीन तक ले गए। मार्को पोलो आए 13वीं शताब्दी में, व्यापार और संस्कृति का अध्ययन कर पूरे यूरोप को समृद्ध करने का काम किया। इब्न बतूता आए 14वीं शताब्दी में, दिल्ली के न्यायाधीश बने। निकोले दे कॉन्टी आए, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किया और विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। अब्दुल रजाक आए 15वीं शताब्दी ने, कालीकट की भव्यता का और समृद्धि का वर्णन किया। अथानासी यस आए, इन्होंने 15वीं शताब्दी में हमारी सामाजिक प्रथाओं की उच्चता को दुनिया में प्रस्थापित किया। डुआर्टे बारबोसा आए, भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का 15वीं और 16वीं शताब्दी में आकलन कर वो समाज को कैसे ताकत देती है, इसका पूरी दुनिया को परिचय कराया। और फ्रांसवा बर्नियर आए 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का वर्णन कर पूरी दुनिया में ये संदेश दिया। इसी प्रकार से भारत से गए हुए प्रवासियों ने भी दुनिया भर को समृद्ध करने का काम किया है। बुद्ध घोष यहां से चीन गए और पाली ग्रंथों का अनुवाद किया, थोरवाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बोधि धर्म, भिक्षु मार्शल आर्ट, इसका पूरे चीन में प्रसार किया। और शाओलिन कुंग-फू का मूल व्यक्ति हमारे तमिलनाडु का बोधि धर्म है। मान्यवर, महात्मा गांधी गए, एक प्रवासी बनकर ही गए अफ्रीका में, और पूरे देश जो संदेश लेकर पूरे देश का गए, दुनिया भर में कहा जाता था कि जिस साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, वो साम्राज्य को अफ्रीका की धरती पर घुटने टेकाने का काम महात्मा गांधी ने किया। लाला हरदयाल गए, गदर पार्टी की स्थापना करी। वीएस नायपॉल गए, नोबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस गए, चीन के युद्ध के दौरान चिकित्सा के लिए महान काम किया। और हमारे यहाँ से सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ऋषि सुनक, कमला हैरिस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, जुबिन मेहता, ढेर सारे लोगों ने प्रवासी के रूप में जाकर वहीं की संस्कृति में रच बसकर दुनिया के अनेक फील्ड के अंदर भारत के समृद्ध विरासत को पहुंचाने का काम। आज दुनिया भर के देशों में बौद्ध धर्म है तो भारत के गए हुए प्रवासियों की ही कारण। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जब लंका गए, वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और आज हमारे सांस्कृतिक रिश्ते लंका के साथ इसीलिए है। और हमारा डायस्पोरा मान्यवर 146 देशों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है तो भारत में है। और दादा कहते थे, जो देश
समृद्ध होता है उसकी ओर दुनिया भर से लोग आते हैं, गरीबी की ओर से समृद्धि की ओर। दादा, ये सारे लोग जब यहां से गए तब भारत पूरे विश्व की जीडीपी पर 60% का कब्जा रखता था, तब गए हैं। प्रवासियों के भ्रमण को देशों के आर्थिक मजबूती के साथ लेना देना नहीं है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पूरे विश्व की संस्कृति को, पूरे विश्व की शिक्षा को, पूरे विश्व के विज्ञान को, और इसलिए गए हैं। और आज लगभग 1,72,00,000 हमारे एनआरआई हैं। मान्यवर, इतना बड़ा डायस्पोरा और कोई देश का नहीं है, और इस सबके सुचारू रूप से आना जाना और उनकी सारी चिंताओं के निराकरण के लिए मैं आज ये बिल लेकर आया हूं। मान्यवर, आज हम सब जानते हैं कि विश्व छोटा हो गया है, और ये 10 साल में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। उस वक्त हमारे यहां विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है, और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। इसलिए ये नीति में उदारता के साथ साथ कठोरता की भी आवश्यकता है। हृदय में करुणा, संवेदना और देश के खतरों के प्रति सजगता दोनों रखकर, एक साथ रखकर ये नीति बनाई गई है। और ये दृढ़ प्रवासन नीति जो है हमारी मान्यवर, आज ये लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के 2 बड़े संकल्प हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, केवल एनडीए के नहीं, देश की 130 करोड़ की जनता के संकल्प बने हैं। पहला संकल्प है 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और दूसरा संकल्प है 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना। मान्यवर, मैं मानता हूं कि दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरल, सुदृढ़ और समसामयिक कानून की व्यवस्था अनिवार्य है, और इसीलिए हमने ढेर सारे कानून, ऐतिहासिक बिल इस सदन में 10 साल में आए। 3 नए आपराधिक कानूनों को इस सदन ने पारित किया, सीए के कानून को पारित किया, 39,000 कॉम्प्लायंस को खत्म कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वृद्धि के कानून को हमने पारित किया, आईबीसी के कोड 2016 बैंक मर्जर, उसके माध्यम से एनपीए को समाप्त करा। 2017 में पूरे देश के, इतने बड़े देश के 32 बिक्री करों को समाहित कर एक जीएसटी को रोल आउट करने में हमारी सरकार को मान्यवर सफलता मिली। यूएपीए कानून और एनआईए एक्ट में संशोधन किया, और मान्यवर जो हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न था, इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान हो, धारा 70 को भी इसी सदन ने निरस्त करने का काम। ये 10 साल के अंदर हर क्षेत्र के हर कानून को हमने मजबूत करने का काम किया है।
आज मैं जब यहाँ आया हूं तब ये बिल को लेकर आया हूं तो इस बिल के हमारे तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनाने का स्वप्न भी इससे पूरा होने वाला है। नई शिक्षा नीति में हमारी यूनिवर्सिटियों को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का स्वप्न भी इससे पूरा होने वाला है। अनुसंधान के क्षेत्र में R&D करने वाले सारे लोगों को यहाँ उदार मन के साथ, विश्वसनीयता के साथ काम करने का भी एक अच्छा माहौल मिलने वाला है। इस देश को विश्व भर में खेलों का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने का स्वप्न भी पूरा होने वाला है। यहाँ पर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी बनने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारे क्षेत्रों में यहाँ अनुसंधान की शुरुआत होगी। इसके लिए ये बिल बहुत अच्छा एक प्रकार से माहौल पूरा करेगा। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 4 अधिनियमों में ये पूरी व्यवस्था छूट-फूट बटी हुई है। 4 अधिनियमों में कई सारी व्यवस्थाओं का ओवरलैपिंग भी है और 4 अधिनियम होने के बावजूद भी कई सारे छिद्र भी रह चुके हैं। ये एक ही विधेयक ये 4 अधिनियमों को निरस्त कर एक कानून आएगा जो सारे छिद्रों को भरने का काम भी करेगा और जो रिपीटेशन है उसको भी समाप्त कर देगा। और हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनने का लक्ष्य, वो लक्ष्य की पूर्ति में ये आगे जाएगा। मान्यवर, 2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व हुए और ये जो विधेयक है अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025, ये हमारी प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी भी बनेगा। ये सारे तत्वों का 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय में विधेयक को डिजाइन किया गया है। मान्यवर, इसको फौरी तौर से राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करना चाहिए। मान्यवर, इसमें भारत में आने वाले यात्रियों का डेटाबेस तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। भारत के टूरिज्म पोटेंशियल और टूरिज्म के क्षेत्र की बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अनेक तरह के टूरिज्म जैसे मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ग्लोबल ब्रांडिंग भारत की बढ़ाने में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसका मुझे विश्वास है। निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी इससे बहुत फायदा होगा, जीडीपी को बढ़ाने में भी बहुत फायदा होगा और मान्यवर, आजादी के 75 साल के बाद आज भारत का सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, वो गति और भी तेज हो। जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूं तब हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती की सिस्टम, ये आज पूरी दुनिया इसके पर बड़ी आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो ऐसा मानव शरीर बनाना, ये हमारा बहुत पुराना विचार था जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद इसका दमन करने की जगह इसको आने ही न दे, इस प्रकार की जीवन पद्धति को विकास करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश से ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों की कार्टेल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला हवाला व्यापार करने वाले, ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे।